Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to एलिट कोचिंग सेंटर। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जामिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 9th। इसमें मैं क्या करूँगा कि आपको पिछले कुछ सालों में जो जामिया में क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं ईयर वाइज आपको सॉल्व कराऊंगा। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा साल का कवर कर सकूं। जैसे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन से। तो इससे करने का फायदा क्या होगा, एक तो आपको पता चलेगा जामिया में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा था। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डैश रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। बच्चों एक बात समझना, पेपर का जो लेवल होता है बहुत हार्ड नहीं आएगा, बट आप इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आपको बेसिक आना चाहिए प्लस कंसिस्टेंसी, यानी कि परफेक्शन के साथ आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो अब देखते हैं इसमें पूछ रहा रेशनल नंबर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर q कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, यानी कोई भी नंबर जिसको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सको वो क्या होता है, रेशनल नंबर। तो समझते हैं बच्चों, किसी भी अगर मैं कहूं 1 एंड 2, इसके बीच बताओ कितने रेशनल नंबर होंगे। तो बच्चों एक चीज याद रखना, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे? एग्जांपल के तौर पे मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड, 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड, तो 10 अपॉन 10 एंड 20 अपॉन 10। तो इनके बीच देखो कितने नंबर आ गए, 11 बाई 10, 12 बाई 10। इसी तरह अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं, यानी कि इनके बीच इनफाइनाइट होते, इतने होते कि आप गिन भी नहीं सकते। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 नहीं, 1 नहीं, काउंटलेस, यानी कि आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। तो सेकंड देखते हैं बच्चों क्या है, अनदर टर्म यूज्ड फॉर रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर इज। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल क्या होता है। मान लो a है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन a। यानी कि एडिटिव तो हो नहीं सकता, एडिटिव इनवर्स मतलब किसी का सम जो जीरो आता है, इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव। अगर मैं कहूं 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो 1 अपॉन 5, 1 आ गया, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो आपको बच्चों एक तो जो भी बुक आपके पास हो उसको बेसिक चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड व्हाट विल बी द मल्टीपल्स। यानी कि 3 मल्टीपल्स है 11 का। अगर पहला आप x मानोगे तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 11, तीसरा क्या होगा, x प्लस 22। वैसे तो आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ऐसे तीनों नंबर जिसके बीच 11 का डिफरेंस हो, 117 और 4, ये तो हो ही नहीं सकता, इनके बीच सिर्फ 4 का डिफरेंस है। 110 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 11 का, इसके बीच में कितने का, 11 का, तो ये हो सकता है। अभी और ऑप्शन दे देते हैं, इसके बीच कितने का डिफरेंस है, 11 का, क्या इसके और इसके बीच है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। यानी कि बिना सॉल्व किए कई बार आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आपसे कोई नहीं पूछने जाएगा आपने कैसे आंसर किया है। इसे कॉपी करें, फिर ट्रेडिशनल मेथड भी देख लेते हैं। यानी कि आपने इसमें क्या दिया है, x प्लस 11 प्लस x प्लस 22, कितना सम है, 363। x कितना हो गया बच्चों, 3x, 22 प्लस 11 33, तो ये हो गया 363, और 363 माइनस 33 यानी कि 330। तो x क्या हो जाएगा बच्चों, यानी x आ गया 110। तो x प्लस 11 क्या होगा, 110 प्लस 11 121, x प्लस 22 क्या होगा, 110 प्लस 22 132। देख लो, यही है आपका ऑप्शन बी। तो अगर आप टाइम बचा सकते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं,
इतना लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है अगर बाय ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। एंट्रेंस में हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व दिस इक्वेशन। यानी कि ये किसका क्वेश्चन है? सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए किस चैप्टर का है, लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों हम लीनियर इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हो क्या करोगे? सबसे पहले तो वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? 8x इक्वल टू 20 प्लस 3x। इसको इधर ले आओ। आपको पता है जब कोई भी नंबर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। 20 अपनी जगह है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। 8 में से 3 गया, 5x इक्वल टू 20। 5 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड, सॉरी 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो x की वैल्यू क्या आ गया? 4, यानी ऑप्शन ए है ना, सिंपल। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। When the highest power of variable appearing in the expression is 1, then it is। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे मान लीजिए आपका एक्सप्रेशन ax प्लस b है, हाईएस्ट पावर 1 है। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, हाईएस्ट पावर 2 है। अगर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, हाईएस्ट पावर 3 है। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन या एक्सप्रेशन। इसको हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और हाईएस्ट पावर 3 है तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक। अब इसमें देखो ऑप्शन कैसे आपको कंफ्यूज करेगा। पहले ही है मे बी अ लीनियर एक्सप्रेशन, यानी आपके दिमाग में तुरंत आएगा अच्छा ये तो लीनियर एक्सप्रेशन, चलो इस पर टिक मार देते हैं। पर ये गलत है। क्या लिखा है? मे बी, यानी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इसका होगा, यानी जब भी पावर 1 होगा कंफर्म है कि वो लीनियर एक्सप्रेशन ही होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें मैक्सिमम राइट एंगल्स कितने हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल क्या होता है। जो 90 डिग्री के बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। मान लो कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री। बच्चों याद रखना किसी भी एंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? सॉरी, किसी भी ट्रायंगल में 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। ये 90 हो गया। अगर आपने किसी दूसरे को 90 ले लिया तो तीसरा तो 0 हो जाएगा, तो फिर तो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इसका मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक ही आपका राइट एंगल होगा, एक तो है ही नहीं इसमें, 2 है, 3 है, 0 है, यानी इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? इजी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? इन ए पैरेललोग्राम whose sides are equal, all sides are equal is called। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होता है। जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, है ना। जिसमें अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर हो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। जिसमें कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो? 180 सप्लीमेंट्री। तो याद रखना बच्चों, स्क्वायर जो होता है आपका वो भी ऐसे टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस, रोम्बस भी होता है, रोम्बस भी होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होता है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी आपका होता है पैरेललोग्राम, है ना। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स तो रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता, यानी इसका ऑप्शन डी होगा, रोम्बस एंड स्क्वायर। तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से ही पूछ देता है। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, पिक्टोग्राफ इज अ, क्या होता है बेसिकली? किसी भी ग्राफ में
जो हम डाटा को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ, यानी इसका फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा। और बार ग्राफ क्या होता है, डाटा यूजिंग बार, यानी कि बॉक्स बॉक्स बना के हम दिखाते हैं। अगला है आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ ईच हैज डैश चांस ऑफ ऑकरिंग। मान लो अगर कोई कॉइन है, कॉइन में क्या होगा, या तो हेड होगा या टेल होगा, है ना। आप क्रिकेट मैच, फुटबॉल जो भी देखते हो उसमें क्या होता है, टॉस होता है। तो ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होता है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होता है, 1/2। यानी कि हेड आना और टेल आना दोनों का क्या है, प्रोबेबिलिटी, कि हेड आएगा कि टेल आएगा, इक्वल है। इसीलिए इसमें क्या होगा, सेम, कि आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ ईच हैज सेम चांस ऑफ ऑकरिंग, यानी कि हेड भी आने का सेम चांस है, टेल भी आने का सेम चांस है, तभी इक्वल होगा। क्लियर है, इसे कॉपी करिए, फिर अगला बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, इफ 6 6 6 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो आपको इसका स्क्वायर बताना है। अगर आप स्क्वायर करने बैठ जाएंगे तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। बच्चों ये बताओ 7 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 6 6 7 का स्क्वायर, 6 6 6 7 का स्क्वायर, 6 6 6 6 7 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 तक जा रहे हैं ना, तो हम भी 5 तक जाते हैं, 1 2 3 4 7 का स्क्वायर। ओके, समझते हैं कैसे ये स्टेप चल रहा है। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 49। अगला क्या है, 67। हमने 9 को एज इट इज लिखा, 9 से एक कम क्या होता है, 8, और 4 यहां पे आप 2 बार लिख दोगे, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 67 का। अगला सेम चीज, एक, अब इस वाले नंबर को आप 2 बार लिखो और इस वाले नंबर को 1 2 3, ये इसका स्क्वायर हो गया। अगला सेम प्रोसेस, 9 को एज इट इज, इस वाले नंबर को अब आप 3 बार लिखोगे, कितनी बार, 3 बार, और इसको 4 बार, 1 2 3 4। अगला सेम, 4 को मैं कितनी बार लिखूं, 5 बार, 1 2 3 4 5, ये 3 बार है, तो 8 को आप 4 बार लिखो, 1 2 3 4 और 9। अगला स्टेप, अब आप समझी गए होंगे, सिंपल सा, इसको आप क्या करोगे, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, इसको 5 बार, 1 2 3 4 5 और 9। क्लियर है, तो इसका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 9, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इसको बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ -9 इज, तो ये किस चैप्टर का है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो -9 का स्क्वायर क्या होगा, तो बच्चों करके देख लेते हैं। -9 का स्क्वायर, तो -9 इंटू -9, 9 9 = 81, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि क्या होगा, +81। कई बार जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, 9 2 = 18 कर देते हैं, तो वो नहीं करना बच्चों। पावर मतलब होता है मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 2 बार पावर है तो वो खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार है तो 3 बार होगा, और इसी का रिवर्स प्रोसेस, यानी मान लो 81 है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर मल्टीपल में पेयर में होगा वो बाहर आ जाता है, यानी कि ये स्क्वायर हो गया और इसका जस्ट उल्टा स्क्वायर रूट। अगला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ, सेम आ गया। तो स्क्वायर रूट किसका इनवर्स होता है, बताओ, स्क्वायर का। यानी जैसे कि यहाँ पे हमने -9 का स्क्वायर 81 किया और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9, तो दोनों स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हुआ, एक दूसरे का इनवर्स। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ 6 डिजिट नंबर इज।
तो बच्चों ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज मैं कहूंगा, आप लोग क्यूब याद कर लो कम से कम 12 तक। अब सपोज करो 6 डिजिट नंबर कह रहा है, तो हम कोई भी रेंडमली नंबर ले लेते हैं, 1 1 0 5 9 और 2 ले लो, ठीक है। स्क्वायर में क्या करते हैं, राइट साइड से दो दो नंबर का पेयर, इसमें 3 का बनाते हैं। अब 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729, तो ये तो ज्यादा हो गया, यानी इसको आप 8 मान लो, 110। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 125 ज्यादा हो गया तो ये 4, यानी कि ये आपका 48 का क्यूब हो जाएगा। यानी कितने डिजिट आए, 2, तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। मैं आपको फिर कहूंगा कम से कम 25 तक स्क्वायर रूट याद करिए और 12 तक क्यूब एंड क्यूब रूट याद करिए, जिससे आपके एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा। तो इसमें कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलो यहाँ तो छोटा नंबर है, कोई बड़ा नंबर आ जाए तो आप कैलकुलेट करने बैठोगे। 1 का क्यूब क्या होता है, 1, तो ये तो है। 2 का क्यूब 8, ये भी है। 3 का क्यूब 27, ये भी है। लेकिन 9 3 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल। बस आपको क्यूब और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट कुछ याद करना पड़ेगा। दूसरा एसटी मींस, एसटी का यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या यहाँ पे एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब होगा, नहीं। हम अभी मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैथ्स से रिलेटेड टर्म सोचना पड़ेगा। सेल्स टैक्स, अगर आप चैप्टर देखोगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो उसमें आपको सेल्स टैक्स, जीएसटी, वैट, ये सब टर्म्स मिलेंगे। तो इसका क्या होगा, एसटी मींस सेल्स टैक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, गीता सेव्स 400 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी देन हर सैलरी। यानी कि इसको आप चाहो तो यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। यूनिटरी मेथड क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में आप 1 की वैल्यू निकालो, उसका जो पूछे मल्टीप्लाई कर दो, तो उसकी सैलरी अपने आप में क्या रहा होगा, 100%। 1% निकालो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा हम समझते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं। 10% है, 10% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10 लिख सकता हूं। तो अगर मैंने 10% को 1/10 लिखा, 10 रुपए उसका सैलरी था, उसने 10 में से 1 रुपए बचाया, पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 400, यानी कि ये एक कितने के बराबर है, 400 के। कितने के मल्टीपल पे है, 400 के। तो ये भी तो 400 के मल्टीपल पे होगा बच्चों। तो ये कितना हो गया, 4000। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी एक बार यूनिटरी मेथड समझ लेते हैं क्या है बच्चों। 10% कितना दिया हुआ है, 400, तो 1% क्या होगा, 400/10 यानी कि 40। तो 1% कितने के बराबर आ गया, 40 का। उसका सैलरी क्या है, 100%। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू 100, तो क्या आ गया, 4000। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, बट इसमें आपका टाइम बच जाएगा। आई होप आपको दोनों मेथड समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन इज, यानी कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है 3 + 5x² + 4x। सबसे पहले समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो बच्चों याद रखना, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, ए बी सी एक्स वाई जेड, है ना। यानी कि किसी की भी वैल्यू चेंज होता रहे, जैसे हर क्वेश्चन में आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू चेंज हो जा रहा है। कांस्टेंट क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स होता है। तो इसमें ये आपका कांस्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, बचा क्या, 3। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों, ऑन सब्ट्रैक्टिंग a - b फ्रॉम a + b। बच्चों याद रखना, जब भी फ्रॉम लिखा हो, बाद वाला नंबर हम पहले लिखते हैं, a + b माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करना है, a - b।
मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? जब भी बाहर माइनस का साइन होता है बच्चों, वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या होगा? माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में, यानी साइन चेंज हो जाता है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, माइनस ए से माइनस ए कट गया, b प्लस बी 2b, इसमें 2b ऑप्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, गिव एक्सप्रेशन फॉर 5 टाइम्स ऑफ y टू विच 3 इज एडेड। सिर्फ आपको एक्सप्रेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। तो आपको एक्सप्रेशन में जैसे कहे वैसे सॉल्व करते जाओ। क्या कह रहा है? 5 टाइम्स ऑफ y का 5 टाइम्स 5 इंटू y टू विच 3 इज एडेड, जिसमें आपको 3 ऐड किया जा रहा है। सिंपल सा। इसमें देखो कहीं दिया है 5y प्लस 3, ऑप्शन बी। यानी कि इतना सिंपल क्वेश्चन था, आपको सॉल्व भी नहीं करना था, सिर्फ एक्सप्रेशन बनाना था, जो कि आपको क्लास 6-7 के बुक में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये तो और इजी क्वेश्चन है ना। इसको आप क्या कहोगे कि आपके बस आगे नंबर रख दिया और आपको उठाना है। तो क्या है बच्चों? LSA स्टैंड फॉर। तो समझना, जब आप मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम। तो LSA का आप लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हो, LSA को आप कर्व सरफेस एरिया भी कहते हो। अगर मैं क्यूब और क्यूबाइड के बारे में बात करूं तो एरिया 4 वॉल भी कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करिए। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड xy इक्वल टू 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे करने से पहले दो फॉर्मूले को रिकॉल करते हैं। हमारे पास एक था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दूसरा था x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके बच्चों, अब अगर मैं इस क्वेश्चन में किसी तरह इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकूं तो क्या मुझे x प्लस वाई का वैल्यू मिल जाएगा? कौन सा यूज करें, ये वाला कि ये वाला? क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी है? x माइनस वाई, यानी कि इसमें कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे इसको समझते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है बच्चों कि हमें निकालना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब एक बात बताओ, ये आपको दिया हुआ है गिवन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक काम करता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो मुझे एक टर्म क्या चाहिए? माइनस 2xy। चलो मैंने ऐड कर दिया माइनस 2xy। पर मैथ्स में हम अपने से कुछ भी वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो सेम वैल्यू जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया उसी को ऐड कर दूंगा। यानी कि ये दोनों कट के 0 आ जाएगा। हमें इक्वेशन में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब देखो, ये एक फॉर्मूला आपका बन गया। क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। और x माइनस वाई कितना दिया हुआ? 8, 8 का स्क्वायर, 2xy कितना है? 12। तो 64 प्लस 24, 8 6 2 8, 88। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखने में भले ही ये बहुत खतरनाक है लेकिन ये उतना ही आसान क्वेश्चन है। कैसे समझते हैं? सबसे पहले तो क्या मैं -1 का पावर 67 -1 इंटू 67 कर सकता हूं? नहीं, गलत हो जाएगा। पावर मतलब होता है मल्टीपल ऑफ इट्स सेल्फ, और आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि -1 को 67 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों एक चीज याद रखना, माइनस का पावर ऑड है कि माइनस का पावर इवन है, ये आपको चेक करना है। ऑड क्या होता है? जो आपके 2 के टेबल में ना आए, यानी जिस नंबर के लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए। इवन जो 2 के टेबल में आए, जिस नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 और 0 आ जाए। तो याद रखना बेटा, जब भी माइनस ऑड होगा आंसर माइनस में आएगा, जब भी पावर इवन होगा आंसर प्लस में आएगा। तो इसका आंसर होगा -67 क्या है?
ऑड है तो आंसर -1 आएगा। है ना आसान क्वेश्चन? तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y इज। तो फैक्टर मतलब, फैक्टर होता क्या है? वो नंबर जिससे कोई भी गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। जैसे 8 का फैक्टर बताओ क्या होगा? 8 किसके किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में, यानी 1 2 4 8, 8 का फैक्टर हो गया। अब समझते हैं, जब भी 4 टर्म रहे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। यहां से कॉमन, कॉमन दोनों में क्या है? x है, तो यहाँ एक x बच गया, प्लस यहां से x चला गया तो क्या बचा? y, प्लस का साइन है प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है? 8, तो क्या बचेगा? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा? x प्लस यहाँ क्या बचा? 8, तो x प्लस वाई और x प्लस 8, तो x प्लस वाई नहीं, y प्लस 8 गलत है, x प्लस वाई, x प्लस 8, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों 3 का पावर 0, 4 का पावर 0, 5 का पावर 0 का होल स्क्वायर 0। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो एक चीज याद रखना बच्चों, किसी भी टर्म का पावर 0 1 होता है, एक्सपोनेंट एंड पावर का फॉर्मूला याद है? तो चलो देखते हैं हमारे पास क्या है। 3 का पावर 0 1, 4 का पावर 0 1, 5 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, यानी कि इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो 1 का पावर 0, 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 1 का पावर 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज नेगेटिव देन इट विल लाई इन। अगर x कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज नेगेटिव देन इट विल लाई इन। अगर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो बताओ ये किस में लाई करेगा? सबसे पहले समझते हैं x एक्सिस, y एक्सिस, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखना हम इसको लिखते हैं x, y, यानी कि पहला जो नंबर होता है वो हमेशा हम x लिखते हैं, दूसरा हम लिखते हैं y। समझते हैं बच्चों? फर्स्ट में जो होगा x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। सेकंड में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। थर्ड में x नेगेटिव, y नेगेटिव। फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो क्या कह रहा है? x इज नेगेटिव, तो x एक तो सेकंड में नेगेटिव है और एक थर्ड में, तो कही दिया, हाँ ये रहा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब x जो है कहां पे लाई करेगा? या तो सेकंड में या थर्ड में। अब बात करते हैं, डैश इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। तो सबसे पहले बताओ बच्चों वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस क्या होता है? जो कोई भी दो रे कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होता है तो इसको हम वर्टिस बोलते हैं। नॉन कंसेक्यूटिव यानी इसके बाद वाला ये और ये, तो नॉन कंसेक्यूटिव ये हो गया, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, यहां पे इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ए पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स। यानी कि कोई एंट्री बार बार ऑकर होता है उसको क्या कहते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो 1 2 1 5 2 1 3 4 2। आपसे कहते बताओ 1 कितने टाइम्स ऑकर हो रहा है? 1 2 3, और इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज 3, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन,
फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1296। तो इसको आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकालो, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से। उम्मीद करता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबको आता होगा, जैसे एलसीएम लेते उसी तरह इसको ब्रेक करते जाओ, बट लेफ्ट साइड में ध्यान रखेंगे सारा नंबर प्राइम होना चाहिए। मैं काम करता हूं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके दिखाता हूं। स्क्वायर रूट है तो राइट साइड से दो दो नंबर का पेयर लेंगे। ओके बच्चों, अरे ये तो एफ बन गया। तो 12, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 12 से ज्यादा हो गया, या तो इसके बराबर आए या इससे छोटा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। जो नंबर लिखा सेम इसके नीचे लिखे, इन दोनों को ऐड करें। 3 + 3 6, 12 में से 9 गया 3। अभी इस पेयर को यहां हम उतार देते हैं। अब लास्ट में देखो बच्चों कितना है 6 है। वैसे तो बहुत सारे नंबर किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर लास्ट डिजिट देखो क्या 6 है। 6 किसके स्क्वायर में आता है 4 का स्क्वायर 16, या फिर 6 का स्क्वायर 36। यानी लास्ट नंबर या तो 4 होगा या 6 होगा। तो एक काम करता हूं पहले 4 को ले लेता हूं, तो यहां लिखेंगे यहां भी 4 4 × 16 कैरी 1, 4 6 × 24 और 1 25। नहीं ये तो बहुत छोटा हो गया, एक काम करते हैं 6 लेते हैं। 6 6 × 36 कैरी 3, 6 6 × 36 और 3 39। बिल्कुल परफेक्ट बैठा और ये कट के 0 आ गया। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1296 कितना होगा 36। ऑप्शन बी। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। हर क्वेश्चन से पहले आप एक बार पहले वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। इसे कॉपी करें फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। तो जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ा होगा वो देखते ही बता देगा ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 रेशनल नंबर एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जो कि जामिया में आया था। तो क्या करें सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। हमारे पास क्या है 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। अब क्या करें 7 11 21 और 22 का एलसीएम ले लेते हैं। किसका 7 11 21 22। ओके बच्चों, सबसे पहले 2 से डिवाइड करें 7 11 21 11, फिर 3 से 7 11 3 7 फिर 7 से 1 1। यानी कि आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक क्या ना हो जाए सारे 1 ना आ जाए। अब 2 3 6 7 42 42 इंटू 11 2 462। ओके बच्चों, यानी कि हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया 462। 7 से डिवाइड करें, काम करते 7 को यहां हटा दो, 2 3 6 इंटू 11 66 इंटू ऊपर क्या है 3 माइनस 11 को हटा दो, 2 3 6 7 42 इंटू 6 माइनस अगला क्या 21, 3 7 21, इसको हटा दो, 2 इंटू 11 22 इंटू ऊपर क्या है 8 प्लस 11 2 22 हटा दो, यानी कि 7 3 21 इंटू 5। अगर आप डिवाइड करने जाओगे 7 से इसको डिवाइड करो 11 से बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने क्या किया इसी का यूज कर लिया, यानी जिसका मल्टीपल आ रहा था उसको हटा दिया, बाकी को नीचे लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं 198, 6 2 12 कैरी 1, 6 4 24 और 125 माइनस 8 2 16 117 प्लस 10 अपॉन 462। एक काम करते हैं जो प्लस है उसको प्लस कर देते हैं, जो माइनस है उसको माइनस। तो 8 5 13 कैरी 1 0 और 9 और एक 10 का 0 कैरी 1 1 2 और एक 3 माइनस माइनस प्लस पर साइन किसका होगा माइनस का 6 2
8, 7 5 12, 2 कैरी 1 और 2 1 3 1 4 डिवाइडेड बाई 462। अब देखो बच्चों, इसमें बड़े वाले नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो ऑब्वियसली हमारा जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। नीचे कितना आएगा? नीचे तो 462 होगा, ऊपर का निकाल लेते हैं। 8 में से 3 गया, 5 2 1, तो -125/462 ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हमने जामिया का एक साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। आप इसको करके जब चैप्टर्स लगाएंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जामिया पूछता है। बाकी सारा क्वेश्चन से पहले वीडियो को पहले पॉज करें, खुद ट्राई करें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।